ठीक है, तो अभी तक की क्लास में एक हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके, ठीक है, हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के लिए भी अगर ऑब्जेक्ट बता दी जाएगी तो इमेज कहाँ पर होगी, और इमेज बता दिया जाएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी, पता लगाया था। ठीक है, और पता चला था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बेसिस पर कि कोई भी मिरर हो, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, उसके लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से रिलेटेड है, जहाँ पर यू, वी और एफ ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन उठा कि सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हो सकता है हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, या फिर दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर रखा गया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है, या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेज कहाँ पर बनेगी। तो एक्सटेंडेड इमेज की पोजीशन निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला वैलिड होगा, लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का साइज निकालने के लिए अभी लास्ट डिराइव किया था कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ठीक है, इमेज का वाई कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, मैग्निफिकेशन हम डिफाइन कर रहे हैं इमेज और ऑब्जेक्ट के वाई कोऑर्डिनेट्स के रेशियो से, और इसकी वैल्यू आई थी डिराइव करने के बाद -v/v, ठीक है। ये फॉर्मूला भी मिरर फॉर्मूला की तरह ही कौन सी मिरर हम यूज कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखा हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता है। सारे केसेस के लिए, सारे मिरर्स के लिए ये दोनों रिजल्ट्स वैलिड है, ठीक है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में रिलेशनशिप निकाले, ठीक है। इसको यूज करके हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स वाले ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बिल्कुल बिल्कुल लैटरली रखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पर रखा रहेगा या लॉन्गिट्यूडनली रखा रहेगा तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज इनको यूज करके, सॉरी, इसको यूज करके नहीं बता पाएंगे ठीक है, ठीक है। तो इससे एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कि मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाया है, इससे ये मत समझना कि हम ये फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, सारे मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। लेकिन तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे मिरर्स के लिए, ऑब्जेक्ट इमेजेस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि लेटर से हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर है और उसके लिए लेटर से फोकल लेंथ की वैल्यू दे दी गई है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ दे दिया गया है, कुछ भी फोकल लेंथ की वैल्यू दे दी गई है, लेटर से 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 तो ले चुके हैं, कोई और वैल्यू लेते हैं, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है लेटर से 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, मिरर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है ये भी क्वेश्चन में बता दिया गया है। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज है
लेटेस्ट से ऑब्जेक्ट का साइज है 4 mm, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज 4 है, तो हमें इमेज का पता लगा। ठीक है, इमेज कहाँ पर बनेगी और इमेज का साइज क्या होगा। ठीक है, तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, सॉल्व किया। हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो सबसे पहले लेटेस्ट से ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और ठीक, फोकस कहाँ पर हो, ये पोल है। ठीक, फोकस है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर लाते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बताई गई। फोकल लेंथ, ये वाली डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा गया है, ये वाली डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी और इमेज का साइज क्या होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक करके हम जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिखते हैं और मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। u की वैल्यू लेटेस्ट से राइट साइड यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एज्यूम करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का के लिए कोऑर्डिनेट है -15, फोकस का कोऑर्डिनेट है +30 और इमेज का कोऑर्डिनेट हमें पता लगाना है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f और सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/-15 और ये फोकस का कोऑर्डिनेट +30। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन आ रही है, ये उधर जाएगा +1/15, 2/30, 3/30, 10। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन आ रही है कितनी, 1/30 + 1/15। ठीक है, तो 30 एलसीएम लोगे, ऊपर 3 होगा, तो ये 10 के इक्वल 1/10 आ जाएगा। इसको चेक करो। ठीक है, अगर कहीं पे मिसमैच होगा तो बताना तुम लोग। ठीक है, इमेज आ रही है 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, मतलब कि इमेज कुछ यहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ पर फाइनल इमेज बनी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है 4 mm का। ठीक है, मैं ज्यादा ऐसे थोड़ा, लेंथ इसकी बहुत छोटी है लेकिन इसको स्केल में नहीं बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की लेंथ, हाइट बता दी गई 4 mm। ठीक है, तो इमेज की हाइट कितनी होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ये वैल्यू होती है मिरर्स के लिए -v/u के इक्वल।
ठीक है, तो v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, कैलकुलेट कर लेंगे। v की वैल्यू आ रही है +10 और u की वैल्यू आ रही है -15। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स विच इज 4 mm मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो ये वैल्यू आ रही है कितनी, ठीक, 8/3 और 8/3 का मतलब 2.67 मिलीमीटर। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आई है। इसका मतलब है अभी जो इमेज बनेगी ना वो इन्वर्टेड नहीं होगी, वो इरेक्ट होगी, उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, इमेज कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सिंपल है, प्रॉपरली बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और प्रॉपरली पहले एक्सेस चूज करने और एक्सेस चूज करके प्रॉपरली फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, हमेशा फाइनल रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम लोग बाकी केसेस भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार एक ही केस डिस्कस किया था। बाकी केसेस भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मिरर है और इस मिरर में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने, अच्छा अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाता मान लो, ठीक है, हो सकता था तुम्हें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, तुम्हें बोला जाता है कि ऐसा ये बताओ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ पर कहीं आ गया, ठीक है, अब इमेज कहाँ पर बनेगी? ठीक है, ऑब्जेक्ट का ना कोऑर्डिनेट बता दिया जाएगा कि -10 और +2 पर है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं पता है? हम क्या करते हैं कि उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का टिप पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब इमेज बना लेते हैं और इमेज की जो टिप बनती है ना वो एक्सटेंडेड सॉरी ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज होती है। ठीक, क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्या कहा इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएंगे ये तो क्लियर हो गया है। अब अगर हमारे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं भी लाई करी तो भी कोई प्रॉब्लम, मान लो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इतना करना है कि इसको तुम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लो और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनानी आती है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज तुमने बना ली। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक्सटेंडेड इमेज फॉर्म करने के बाद इमेज का जो टिप पॉइंट होगा ना, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहलाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए पहला केस तो हो गया। अब दूसरा केस आता है, मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्यों है। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी? पोजीशन निकालेंगे मिरर फॉर्मूला से और साइज निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन से, लैटरल मैग्निफिकेशन से। लेकिन मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यूं रखा है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लॉन्गिट्यूडनली रखा गया है हमारा ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज कैसे पता लगाएंगे? इसकी इमेज कैसे पता लगाएंगे बताओ? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके एंड पॉइंट्स की इमेजेस निकालेंगे। फिर इसकी एंड पॉइंट्स की इमेजेस निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और हमें ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं उनके लिए भी इमेज पता चल जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन हम छोटा सा ले लेते हैं, मान लो यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये बताओ कि फोकल लेंथ की वैल्यू मान लो कुछ दे दी गई है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया है वो बता दिया गया है कि ऑब्जेक्ट का जो फुट है,
वो ठीक क्वेश्चन में लेटर से बता दिया, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, और ऑब्जेक्ट का जो टिप है ये 20 है, ये हो गई कितनी 2040। लेटर से जो ऑब्जेक्ट का टिप है, ऑब्जेक्ट का जो फुट है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ठीक। और ऑब्जेक्ट की लेंथ बताई जा रही है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। लेटर से ये 5 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि इमेज बताओ कि कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे पता लगाएंगे। तो हम एक एक करके ना ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट्स की इमेज बनाएंगे, ठीक है। मैंने जानबूझ के आसान केस के लिए है, इसमें ऑब्जेक्ट का जो फुट है ना वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो एक एंड पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी वो तो डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक। ये वाला जो एंड पॉइंट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो यहीं पर बनेगी। अच्छा, ये तुम लोगों को मैंने बताया है या नहीं, लेकिन तुम लोग खुद से सोच करके बताओ। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, पूछा जा रहा है ये बताओ कि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें जिससे कि इमेज वहीं पर बनेगी, कहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना पड़ेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो ये ऑब्वियस है कि इससे कोई भी लाइट रे, ठीक है, अगर मिरर पर फॉल करेगी तो परपेंडिकुलर फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट सेम पाथ से करेगी, ठीक है। इससे कोई भी लाइट रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो मिरर पर परपेंडिकुलर फॉल करेगी और वापस सेम पाथ को रिट्रेस करके, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इसकी जो इमेज है ना वो भी यहीं पर बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज वहीं पर फॉर्म होगी, ये अंडरस्टूड है। और कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट रखे इमेज वहीं पर फॉर्म होगी? है, एक और पॉइंट है, सोचो। वो पॉइंट फोकस नहीं है, इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है। कौन सा पॉइंट है? वो पोल वाला पॉइंट है। अगर बिल्कुल इसके u की वैल्यू 0 रख देंगे तो v को भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो पोल पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सारी लाइट रेज यहीं पर रिफ्लेक्ट करने लगती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी वहीं से आती है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ पर भी कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। और इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पर, और अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पर। ये सब थोड़ा बहुत तुम्हें अंदाजा होगा। अब बिल्कुल इसी तरह से मुझे बताओ कि अगर हमारे पास मान लो कॉनकेव मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा जिससे इमेज वहीं पर बने, ठीक है, बताओ। कहाँ पर रखना चाहिए, सोचो। इसके लिए मान लो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। कहाँ पर रखना? यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना, लेकिन इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर ना रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बैक साइड में है ना। रियल होने का मतलब है कि मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उससे लाइट निकल करके एक्चुअली मिरर पर फॉल करे। हाँ, तो इस बार हमें अपना ऑब्जेक्ट फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो वर्चुअल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट लाइट रेस को यहाँ पर मीट करना पड़ेगा, और इस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट रेस को मीट करने का मतलब वो एक्चुअली मीट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। वो कुछ ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं, वो कुछ ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, और वो कुछ ऐसे आ रही होंगी। ये इंसिडेंट लाइट रेस है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रेज है तो ये जहाँ पर मीट हो रही है ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा है,
इमेज कहाँ पर होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज देखेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज सेम पाथ को फॉलो करके वापस जाएंगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वही नॉर्मल लाइन होती है, नॉर्मली इंसिडेंट नॉर्मली रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल वहीं पर बनेगी जहां पर, ठीक है, इमेज वहीं पर बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है, और पोल पोल वाला पॉइंट तो होगा ही, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर दोनों मिरर्स के लिए अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं इमेज वहीं पर बनेगी, और पोल के लिए भी ऐसा होगा। ओके, ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इसका जो एक एंड पॉइंट है वो उसके लिए इमेज कहाँ पर बनेगी, वो यहाँ पर बनेगी। इसको मैं नाम लिख देता हूँ, मान लो ये O है और ये O डैश है। O की इमेज कहाँ पर बनेगी, वो I बन गई, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। O डैश की इमेज अगर हम पता लगा देंगे तो हमें टोटल एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंडेड इमेज का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल इमेज, लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, उसकी इमेज बनानी है तो बहुत आसान काम है। दोनों एंड पॉइंट्स के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके पोजीशन पता लगा लो, तुम्हें एक्सटेंडेड इमेज का पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्व कर, ओ डैश के लिए सॉल्व करते हैं। ओ डैश के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम लिखेंगे, वो होगी माइनस कितनी, ये वाली डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये -45 चेक करो, और फोकल लेंथ की वैल्यू है वो -20 है, फोकस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और इमेज कहाँ पर बनेगी ये हमें पता लगाना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/v 1/u 1/f, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, ठीक है, तुम्हें v की वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी आ रही है v की वैल्यू जरा बताना, तो पुट करने के बाद v की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक, किसी ने सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो v की वैल्यू इसको सॉल्व करके तुम पता लगाओ। मेरे हिसाब से कितनी आनी चाहिए, 25 है ना, तो 25 का मतलब है 400, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 25 8, कहाँ पर आ रही है वैल्यू, -36, ठीक है, गुड, ये वैल्यू आ रही है -36, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ है ना, यहाँ तक तो 40 है, तो इससे 4 सेंटीमीटर पहले आई डैश यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये है 16 सेंटीमीटर, इसको पूरा ही लिख देते हैं। ये तो फाइनल इमेज जो बनेगी ना हमारी, ये वाली फाइनल इमेज, और इमेज की लेंथ कितनी होगी, तो ये वाली लेंथ हमें पता है कि 4 सेंटीमीटर है, अगर 36 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पर है, तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ इमेज ये आ रही है 4 सेंटीमीटर। और इसी में तुमसे पूछा जा सकता है, ये बताओ कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हम लिखेंगे इमेज ऑब्जेक्ट, और ये 4/5 ये वैल्यू होगी 0.8, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज है, इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, इसमें एक और पॉइंट है कि इसका साइन क्या होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का साइन जब भी तुम कैलकुलेट करो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, तुम खुद से ट्राई कर लेना। लेकिन मैग्निफिकेशन में तुम देखोगे जब भी हम लॉन्गिट्यूडनली ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट को हम यूं रखें तो इमेज इधर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट को यूं रखेंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे तो इमेज यूं बनेगी, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही, इसलिए मैग्निफिकेशन हम यहाँ पर
नेगेटिव लगा दें। इसमें हमारा आंसर होगा मैग्निफिकेशन -0.8 है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, और 0.8 का मतलब है इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट का 80% हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, यहाँ पर तो तुम एंड पॉइंट्स के लिए इमेजेस फॉर्म करके फाइनल एक्सटेंडेड इमेज पता लगा लोगे, लेकिन इसमें एक मॉडिफिकेशन होता है। बोला जाता है कि ठीक है, लॉन्गिट्यूड, इस बार भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लॉन्गिट्यूडनली रखा गया है, ठीक है, लेकिन इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल है। मान लो ऑब्जेक्ट बहुत छोटी लेंथ का है, ठीक है, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो सेंटीमीटर और मीटर में है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो मान लो, इसकी लेंथ मान लो मिलीमीटर में दे रहे हैं। ये तो उस केस में तुम अगर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज की पोजीशन निकालना चाहोगे तो वो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आ तो जाएगा, लेकिन वो अप्लाई करना उतना ज्यादा जो कैलकुलेशन है वो उतना ज्यादा, ठीक है, सिंपल नहीं होंगी, क्योंकि जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरह की, जैसे इसी केस में मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है ना लेंथ, अगर ये बोला जाता है कि ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, 5 मिलीमीटर है, ये 5 मिलीमीटर भी नहीं, मान लो 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, उस केस में कैसे हम साइज ऑफ इमेज का पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं? तो तुम बोलते कि ऑब्जेक्ट के लिए, कि ऑब्जेक्ट के लिए एक एंड की पोजीशन तुम लिखते वो -40, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे एंड की पोजीशन लिखते -40 पॉइंट, ठीक है, अगर 5 मिलीमीटर है तब तो पॉइंट, लेकिन 0.5 मिलीमीटर का मतलब 40.05, ठीक है, और इन दोनों पोजीशंस के लिए तुम इमेजेस का पता लगाते और उसका डिफरेंस लेकर के तुम्हें इमेज की लेंथ का पता चलता, ठीक है। तो ये काम करने की बजाय हम एक दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सच में बहुत ही स्मॉल साइज का है, तो हमें अलग अलग करके एंड पॉइंट्स के लिए इमेजेस निकालने की जरूरत नहीं है, हम कैलकुलस की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम कैलकुलस की हेल्प ले सकते हैं। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, ये हमारा मान लो ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम यू से डिनोट करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यू से डिनोट करें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब मान लो इसका जो ये फुट है ना, ये एंड पॉइंट जो है, फुट वाला एंड पॉइंट, इसकी बात करें, ये वाली जो इसकी जो पोजीशन है ना, ये यू है, इसका कोऑर्डिनेट यू है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यू से डिनोट करें तो इसकी लेंथ को, अगर ये ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है तो इसकी लेंथ को हम डी यू से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट की उसी तरह से इमेज की पोजीशन को अगर हम बी से डिनोट कर रहे हैं तो इमेज की जो लेंथ होगी उसको डीवी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब लोग अज्यूम ऐसा एक्सेप्ट करते हो या नहीं? पहले बताओ कि डी यू से ऑब्जेक्ट की लेंथ को और डीवी से ऑब्जेक्ट की लेंथ को डिनोट किया जा सकता है या नहीं? तुम बोलोगे कि देखो, ये डी यू एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि यू में कितना चेंज हो रहा है, और यू में चेंज होने का मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक ही जगह रखा हुआ है, उसकी पोजीशन तो चेंज कर नहीं रही, तो ये डी यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि डी यू को यूज करके हम ऑब्जेक्ट की लेंथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मान लो, चलो मैं समझाने के लिए ना इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो हमारा जो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है कुछ यहाँ पर है, ठीक है, मैं थोड़ा आसानी के लिए
आसानी से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए फिगर को थोड़ा ऐसे बना। मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर यू है, ये वाले जैसे मान लो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनली रखा है, ठीक है, और इसको छोड़ दो, ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रही है, इमेज मान लो कुछ यहाँ पर आ रही है, ठीक, इमेज कुछ यहाँ पर आ रही है, और इमेज की साइज कुछ इस तरह से, ये ठीक है, ये बहुत स्मॉल साइज है, इसको देखने में तुम्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट यू पर ही है, ठीक है। दोनों एंड पॉइंट्स मिरर से ऑलमोस्ट यू डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट के लिए, और इमेज के लिए वी डिस्टेंस पर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये दोनों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही जगह रखे हुए, मूव नहीं कर रहे, इनकी पोजीशन चेंज कभी हुई नहीं है, इनकी पोजीशन अगर यू और वी है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को यूज करके इमेज की लेंथ को निकालना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा करने के लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा तुम सोचो, एक काम करो ना, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को भूल जाओ। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर ये एक्सटेंडेड इमेज इसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है, तो मैं एक दूसरा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक, ये जो डॉट मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग फ्रॉम, ठीक है, बॉटम टू टॉप ऐसे मूव करेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? उतना ही मूव करेगी जितने की एक्सटेंडेड इमेज का साइज है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर u से u प्लस डी यू ट्रेवल करता है, तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज है ना, वो v से v प्लस डी वी ट्रेवल करेगी, ठीक है। और यहाँ पर डी यू और डी वी जो होगा ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलॉन्ग, वो डी यू कहलाएगा, इमेज के लिए वो डी वी कहलाएगा। तो ये डी यू और डी वी, अगर डी वी और डी यू का हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो हमें एक्सटेंडेड इमेजेस और एक्सटेंडेड इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो पता चल जाएगा, यानी हमें इमेज के लिए मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का पता चल जाएगा, ठीक है, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए था कि तुम एक्सेप्ट करो, तो पॉजिटिव साइड में दिखाना आसान होता है, नहीं तो वी डी वी यू डी यू किधर किधर होगा तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हालांकि हम लोग किसी भी साइड यही एग्जाम्पल ले करके सारी चीजें ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास अगर कोई, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है, और उसके और वो लॉन्गिट्यूडनली रखा गया है, स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट अगर लॉन्गिट्यूडनली रखा गया है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, वो तो मिरर फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इमेज कैसी बनेगी, उसका साइज क्या होगा, वो हम उसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होगा, वो डीवी अपॉन डी यू के इक्वल होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको दोनों को एम से डिनोट करें तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और ये वैल्यू और कुछ नहीं होगी, डीवी अपॉन डी यू के इक्वल है। डीवी अपॉन डी यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें, ठीक है, क्योंकि हमें वी और यू के लिए रिलेशनशिप पता है, तो इसको डिफरेंशिएट करके डीवी और डी यू की रिलेशनशिप का पता चल जाएगा। पूरी इक्वेशन को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले वाले टर्म को वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर वी को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और दूसरे वाले को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू 0 आ रही है, तो तुम्हें पता चलेगा डीवी अपॉन डी यू की वैल्यू होगी, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है, इसी में लिख देता हूँ, ये वैल्यू आ रही है माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक, और माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये जो रिजल्ट हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे ना, वो यहाँ पे
ठीक है, ये यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू, क्योंकि ये वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, जिसका मतलब यही होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर बनेगी। ठीक है, ठीक है, ये डी था। तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को, ठीक है, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और इसी को माइनस एम स्क्वायर भी लिखते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू लैटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर की इक्वल आती है। ठीक है, और लैटरल मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फाइनल केस आता है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली रखा गया है, उस केस में क्या होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली किसी एंगल पर रखा गया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये केस, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट मान लो कुछ ऐसे है। सॉल्व करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो सॉल्व करने के लिए हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, और इन दोनों, ठीक है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेजेस फॉर्म करेंगे। वो कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे ऑब्जेक्ट या तो लैटरल है या तो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है। लैटरल ऑब्जेक्ट के लिए भी इमेज बनाना आता है, लैटरल मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग इमेज पता लगाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इमेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इमेज निकालेंगे और इमेज का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और इमेज का पता चल जाएगा कंपोनेंट इमेजेस का, तो ऑब्लिक इमेज का भी पता लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह से सॉल्व करके ऑब्लिक इमेज हम तभी पता लगा सकते हैं जब ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल है। अगर लार्ज साइज होगा तो जो फाइनल इमेज होगी ना, वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होगी ही नहीं। ठीक, उसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस पर अभी तुम लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम इस तरह से सोच सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके हर एक पॉइंट का इमेज जैसे एक एक करके निकालना स्टार्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पे आएगा ही नहीं, वो कुछ इस तरह का आएगा, ऐसा है। ठीक है, तो एनीवे वो हमारा कंसर्न नहीं है। और ऐसे ऑब्लिक ऑब्जेक्ट के लिए भी तुम्हें इमेज कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होती। ठीक है, स्मॉल साइज के लिए तो कंपोनेंट निकाल लिया और दोनों कंपोनेंट के लिए इमेज निकाल लेंगे। ठीक है, अगर लार्ज साइज है तो उसके लिए स्ट्रेट ऑफ इमेज बनेगी ही नहीं। ठीक है, वो कैसी बनेगी, तो वो उसके लिए मैथमेटिक्स है हमारे पास, तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो नेसेसरी नहीं। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग जा करके बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कैसा भी ऑब्जेक्ट रखा हो, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट चाहे प्रिंसिपल एक्सिस पर हो, बाहर हो, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट चाहे लैटरल हो, ट्रांसवर्स या लैटरल हो, लॉन्गिट्यूडनल हो या ऑब्लिक हो, इन सारे केसेस में इमेजेस कहाँ पर बनेंगी हम पता लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट दिया गया, इमेज कहाँ पर बनेगी 100% पता लगा सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर तो जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो रुके हुए हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है, इमेज की वेलोसिटी पूछी गई है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बता दिया गया, ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट रुका नहीं है पहले की तरह। तो इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स दिए गए थे उसमें मिरर के सामने कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया था, पूछा गया था कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज रुकी हुई थी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूविंग है तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए इमेज भी मूविंग आएगी। इमेज इमेज कहाँ पर बनेगी और इमेज कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ठीक, इमेज कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी, कैसे पता लगाएंगे। ठीक, वो भी कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। हम सोचेंगे जब हमें, ठीक, ये काम तो हम पहले से भी कैसे करते थे ना। ठीक, तुम्हें याद नहीं है, ठीक, अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे बस, तो हमें वेलोसिटी भी पता चल जाएगी, है ना। तो
पोजीशन का रिलेशनशिप हमें पता है, वेलोसिटी का रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इमेज। ठीक है, तो हमें पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। ठीक है, ये u क्या है? ये u रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसी तरह से v रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो u और v ऑब्जेक्ट और इमेजेस की पोजीशंस है, इनको डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हें इनकी वेलोसिटीज का रिलेशनशिप पता चल जाएगा। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं इसी इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या पता चले, ये लिखेंगे -1/v² टाइम्स dv/dt। अब इसको तुम लोग समझते हो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये dx/dt है एक्चुअली। जो x है ना इमेज के लिए, उसी को हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और दूसरा वाला टर्म आएगा 1/u² du/dt, and du/dt represents the rate of change of position of object with respect to time। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि dv/dt जो है ना, इसको मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ, अब इसको कैपिटल v से डिनोट करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये इक्वल आ रही है, ठीक है, कितनी, किसके, ये वैल्यू आ रही है -v²/u²। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसके बाद तुम बोलोगे कि यहीं पे हम क्यों रुक जाते हैं? मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो इमेज की एक्सेलरेशन निकालो। तो ये इतने ज्यादा आगे तक वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जनरली, लेकिन मान लो पूछा जाता तो क्या करते? वेलोसिटी पता चल गई, फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हें इमेज की एक्सेलरेशन का भी पता चल जाएगा, इमेज की वेलोसिटी पता चल गई तो। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स आए हैं स्फेरिकल मिरर के लिए, वो इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहला रिजल्ट है स्फेरिकल मिरर्स के लिए, रिजल्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला मिरर फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ, ठीक है, इमेज के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये वैल्यू आती है -v/u। ठीक है, ये लैटरल मैग्निफिकेशन है, ये है लैटरल मैग्निफिकेशन, ये कहलाता है मिरर फॉर्मूला, ये कहलाता है लैटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनली रखा गया ऑब्जेक्ट को तो क्या करेंगे? तो लॉन्गिट्यूडनली अगर रखा गया है तो एंड पॉइंट्स की इमेज निकाल लेंगे मिरर फॉर्मूला से, और हमें एक्सटेंडेड इमेज, एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल इमेज का भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉल है, लॉन्गिट्यूडनली रखा गया है, तो उस केस में, ठीक है, पोजीशन तो यहीं से बताएंगे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ये वैल्यू आती है -v²/u²। ठीक है, लैटरल मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग लैटरल मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा ही नेगेटिव होगी। ठीक है, और इसको हम लोग -m² की इक्वल भी लिखते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसके बाद फाइनली अगर ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड इमेजेस के लिए भी हम लोग, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इमेजेस का पता लगा लिया, फाइनली है कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो इमेज की क्या स्पीड होगी? तो वो हम लोगों ने पता लगाया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू आती है, इसको जानबूझ के कैपिटल वी से लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल लिखूंगा तो तुम्हें पोजीशन ऑफ इमेज से कंफ्यूजन होगा। तो ये हमारे पास कैपिटल वी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये इक्वल होती है -v²/u²। सेम वैल्यू है जो कि लैटरल, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की आती है।
ये टाइम्स माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटीज। और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो तुम वेलोसिटी क्या होगी इस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये ऑब्वियसली तुम्हें, ठीक है, तुम्हें v और u की वैल्यू पता होनी चाहिए। अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज अलग अलग जगह पर आएगी, और उस टाइम पे वेलोसिटीज का रिलेशन भी अलग अलग होगा। इस रिलेशनशिप को देख करके बता सकते हो कि मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा है, तो इमेज की स्पीड हमेशा सेम नहीं होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगी v क्या कहाँ है, u कहाँ है, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर भी तुम देख सकते हो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, इमेज की जो वेलोसिटी आ रही है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ऑपोजिट आ रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हमें पता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिधर मूव कर रहा होगा, इमेज बिल्कुल उसका ऑपोजिट मूव करेगी, ठीक है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इससे ले लेते हैं। तुम अभी अगर और आगे कुछ ना भी बताओ तो इतनी थ्योरी सफिशिएंट है, बस प्रॉपरली तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और तुम सारे क्वेश्चंस को बस इतनी नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर में इसके बाद दो चीजें रहती हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी बस हम ऐसा कर रहे हैं कि दो क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी बाद में सोचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर्स दिए गए, ठीक है, दो स्फेरिकल मिरर्स दिए गए, और वो स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, कुछ इस टाइप के हैं कि पहला स्फेरिकल मिरर लेटर से कुछ ये ऐसा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दूसरा स्फेरिकल मिरर ऐसा ही है, ठीक है, दूसरा स्फेरिकल मिरर ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्वेक्स मिरर है, लेटर से दूसरा मिरर कुछ यहाँ पर, ठीक, इसी में मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहता हूँ, इसी फिगर में एक ही फिगर ड्रॉ करेंगे और इसी में क्वेश्चन क्वेश्चन को भी इसी में एक्सप्लेन करूंगा और सॉल्व भी इसी फिगर में करूंगा, ठीक, ये हमारा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर्स है, और पहला वाला जो मिरर है वो बताया गया है, इसका नाम M1 है, और ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इस मिरर के लिए ये वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक, और ये वाली साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। और अरे दूसरा मिरर कॉन्वेक्स है, ठीक है, इन दोनों का नाम है, कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम मान लो M1 है और इसका नाम है M2, और इसके बीच में, और इन दोनों मिरर्स के लिए बता दिया गया है कि फोकल लेंथ की वैल्यू दोनों मिरर्स के लिए, ठीक है, दोनों मिरर्स के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू बता दी गई है, वो ठीक है, दोनों मिरर्स के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू बता दी गई है, वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम, चलो ऐसा करते हैं, इस कलर अलग कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है दोनों मिरर्स के लिए, ठीक है। और क्या बताया गया, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है कहीं पर, और वो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, इसको बोला गया है कि ये हमारा कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, इसका नाम है एस, ये ऑब्जेक्ट है, और बताया गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये M1 से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट M1 से 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, ठीक है। एससी वर्मा से ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके।
और क्या बताया गया है? और कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। सोर्स, ठीक है, सोर्स हमारा M1 से, ठीक है, ये भी क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया, इसका भी कलर अलग रखते हैं। M1 से 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। यही दोनों चीजें बताई गई। पहली चीज कि इन दोनों मिरर्स की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्वियसली पहले वाले मिरर का जो फोकस पॉइंट होगा कुछ इधर होगा, दूसरे वाले मिरर का फोकस पॉइंट इधर होगा, और ये 20 सेंटीमीटर पर होंगे, ये हम लोग को बता दिया गया। और बता दिया कि इनके बीच में कहीं पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं which is at a distance of 30 centimeter from M1। M2 से कितनी डिस्टेंस है नहीं बताई गई है। M1 और M2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये भी क्वेश्चन में नहीं बताया। मतलब कि M2 कहाँ पर रखा गया ये हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि M2 कहाँ पर रखा है वो हमें पहले से पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से सुनो। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, ठीक है, after 2 reflections it is found that image is formed on the source itself। image is formed on the source itself। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सोर्स है, ठीक, इस पे लाइट इंसिडेंट होगी M1 पर, और ये M1 सोर्स की कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कहीं यहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है, या यहाँ पर कहीं बन गई, ठीक है, ये इमेज बन गई, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ना M1 से, ये ऑब्वियस है कि M1 से रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोबारा M2 पर इंसिडेंट होगी। M1 से रिफ्लेक्टेड लाइट रे दोबारा M2 पर इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो ये जो इमेज है, ठीक है, M1 के लिए जो इमेज है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। और अब ये लाइट रेज अगर M2 पर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी होंगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर मीट करेंगे, और वो M2 की, ठीक है, फाइनल इमेज होगी। फाइनल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बाद फिर से वो लाइट इस पे आ जाएगी, इस पे जाएगी, और यहाँ पे मल्टीपल इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगे। तो ये भी वैसा ही केस है जैसा तुम्हें याद है पैरेलल मिरर रखे जाते थे, बस यहाँ पे ये दोनों मिरर्स कर्व्ड हो गए। वहां पे भी मिरर लाइट इज कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इमेजेस तो बहुत सारी फॉर्म होंगी, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि M2 को इसी तरह से प्लेस किया है कि, ठीक है, M2 में रिफ्लेक्शन के बाद जो, ठीक है, सेकेंड इमेज फॉर्म हो वो दोबारा सोर्स के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कहा गया है कि M2 और M1 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी अगर S सोर्स की वजह से पहली इमेज बनती है, ठीक है, वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती है। अब M2 इस इमेज की दोबारा जहां पर इमेज बनाता है वो सोर्स, इनिशियल सोर्स से ही कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो हम सोचेंगे कि इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहले हमें, ठीक है, पहले हम सोचेंगे M1 पे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी, वो तो हमें पता ही है ना। ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है M2 पे, ठीक है, लाइट रेज इंसिडेंट हो, और जहां पर भी इमेज बने वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो, और M1 फाइनल इमेज सोर्स पर बनाए। एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहला रिफ्लेक्शन हम M1 पर ले और फिर दूसरा रिफ्लेक्शन M2 पर ले। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है समझ रहे हो? पहला रिफ्लेक्शन M2 पर, दूसरा M1 पर। और या तो और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहला रिफ्लेक्शन M1 पर ले और फिर दूसरा रिफ्लेक्शन M2 पर ले। दोनों काम कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मान लो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कंसीडरिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट m1। रिफ्लेक्शन दोनों में होगा और दोनों अपनी अपनी इमेजेस बनाएंगे अलग अलग जगह पर। ठीक है, लेकिन हम लोग मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अगर पहला रिफ्लेक्शन m1 पर हो रहा है तब फिर, ठीक है, फर्स्ट इमेज सेकेंड इमेज सोर्स पर आ जाए, उसके लिए कंडीशन निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि m1 के लिए सारी चीजें गिवन है, तो m1, ठीक है, सोर्स के लिए m1 इमेज कहाँ पर बनाएगा वो पता लगा देते हैं। m1 की वजह से इमेज कहाँ पर बनेगी पता लगा देते हैं। ठीक है, तो m1 के लिए मिरर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने पड़ेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए, इसको लेटेस्ट से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ओरिजिन कहाँ पर, तो ओरिजिन हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर m1 की वजह से इमेज निकालनी है तो m1 को ही हमें ओरिजिन मानना पड़ेगा। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब इस ओरिजिन के लिए एक्स एक्सिस के लिए क्या क्या चीजें गिवन है हम लिखेंगे इस बार। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट +30 है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तुम किधर भी सेलेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पॉजिटिव राइट साइड को मान रहा हूँ। और फोकस का कोऑर्डिनेट, तो इसका फोकस कहाँ पर होगा, ये कॉन्केव है तो इसका फोकस कुछ यहाँ पर फोकस है। ठीक है, ये फोकस है और फोकस के लिए भी हमें, ठीक बता दिया गया है कि फोकस के लिए हमें बता दिया गया है, फोकस यहाँ पर है। ये वाली जो डिस्टेंस है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट +20। ठीक है, इमेज कहाँ पर आएगी पता लगा लेते हैं। कहाँ पर आ रही है इमेज, मिरर्स फॉर्मूला अप्लाई करके इमेज की पोजीशन पता चल जाती है और वो वैल्यू आ रही है। सेम वैल्यूज के लिए तो अभी तुम लोगों ने सॉल्व किया। इमेज की वैल्यू आ रही है प्लस, ठीक है, चेक करना, इमेज की वैल्यू आ रही है +60। ठीक है, इसका मतलब है कि इमेज कहाँ पर आ रही है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, m1 से ये जो पोजीशंस है वो ओरिजिन से ही तो होती हैं, तो हमारी जो इमेज आ रही है वो +60 पर है। m2 कहाँ पर है हमें पता नहीं, तो जो इमेज आ रही है इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो, ठीक है, और ये हमारा, और इसको और पीछे कर देते हैं। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, 60 सेंटीमीटर पर। 60 का मतलब है 60 कुछ यहाँ पर आ गया। ये वाली जो टोटल डिस्टेंस सॉल्व करने के बाद आई है, ठीक है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ठीक है, सोर्स से ऐसे लाइट रे निकली और वो इमेज से पास होकर बाहर जा रही है, सोर्स से लाइट इमेज से पास होकर के आगे जा रही है। अब ये जो आई है ये m2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी और हम चाहते हैं रिफ्लेक्शन के बाद इमेज की, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो, ठीक है, वो सोर्स के पास ही फॉर्म हो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आई को हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और एस को हमें इमेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए फिर से न्यूटन सॉरी फिर से मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक, चलो एक लाइट रे तो मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। एक लाइट रे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक लाइट रे तो ऐसे ड्रॉ कर ही देते हैं। ठीक है, वैसे तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि अभी तुम लोग
एक्सपर्ट नहीं हो तो तुम थोड़ा डायरेक्टली गेस नहीं कर पाओगे, जज नहीं कर पाओगे कि कहाँ पर होना चाहिए मिरर को। लेकिन तुम थोड़ा ऐसा तो लग ही रहा होगा कि अगर अगर इमेज के बाद कहीं पर ये मिरर रखा रहता है तो जो लाइट रेज फॉल होंगी ना वो तो और डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। और ये लाइट रे मान लो यहाँ ये और डाइवर्ज करेंगे तो इसकी इमेज तो और इधर बनेगी, वो सोर्स पर तो आ ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये जो मिरर है ना वो एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली कुछ यहाँ पे रखा होगा, ठीक है। तब ऐसा पॉसिबल है कि लाइट रेज, ठीक है, आई पर मीट करने वाली हो और ये आई M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो। और अब अगर ये लाइट रेज ना कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो रिफ्लेक्ट करके ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ सोर्स पर इमेज बना रहे। एनीवे जहाँ पर भी मिरर को रखना पड़ेगा वो हमारा ठीक है, वो हमें मिरर फॉर्मूला को सॉल्व करके पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम कि इमेज और M2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है। इमेज से M2 कितना आगे है उसको हम x मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की क्या वैल्यू होगी वो हमें इक्वेशन सॉल्व करके बताएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज के बाद M2 रखा जाएगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज से पहले M2 को रखा जाएगा, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं इमेज के बाद x डिस्टेंस पर M2 को हमने रखा है जिसकी वजह से इस I की इमेज S पर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन का मतलब है अब हमारा मिरर M2 है और अब हमारे लिए ओरिजिन M2 का पोल है, कि ये पॉइंट हमारे लिए ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन को मान करके और यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस सेम रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें पता है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट इस बार आई ऑब्जेक्ट है M2 के लिए वो -x है, चेक करो। और इस बार इमेज की पोजीशन इस बार S इमेज है, ठीक है। तो इमेज की जो पोजीशन है वो लिखेंगे माइनस कितना होगा ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो वैसे हमें पता है कि 30 है, ये वाली जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर प्लस 30, चेक करो, ठीक। और फोकस का कोऑर्डिनेट, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जो, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है ना तो इसका फोकस इधर राइट साइड में होगा, तो वो फोकस है +20, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर फोकस होगा, ठीक है। तो ठीक है, सारी चीजें पता चल गई, एक ही अननोन है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, ठीक है, सॉल्व कर लो। और सॉल्व करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर सॉल्व कर लेते हो तो ठीक है, ठीक है, वरना फिर खुद से बाद में कर लेना। इमेज के लिए हम लिखेंगे -x + 30, ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे -x और ये लिखेंगे +2। इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होंगे, तो उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और x की वैल्यू पता चल जाएगी तो तुम्हें दोनों मिरर्स के बीच की सेपरेशन पता चल जाएगी, जिसके लिए फाइनली, ठीक है, मैं ये वाली लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर की जो लाइट रे है ना वो S से पास करेंगे, ठीक है। तो M2 के लिए I ऑब्जेक्ट होगा और S इमेज होगा, ठीक। और इससे भी बहुत सारे टाइप्स के ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। प्रॉपर्ली तुम सिचुएशन देखो और हर बार प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करके प्रॉपर्ली मिरर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, एक और क्लास लेंगे। हाँ सर, ये कन्वर्ज कैसे हो सकते हैं?
लाइट रे कन्वर्ज तो नहीं हो रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर रे डायग्राम में तुम्हें, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तुम ये तो मानते हो ना, यहाँ पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इससे लाइट से यूं निकल करके मिरर पर फॉल होती है, ठीक है। जो नॉर्मल था ना वो पहले ऐसा था, ये नॉर्मल इधर चला गया, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी इधर की तरफ खिसकेगी, और लाइट रे एक्चुअली ऐसे डाइवर्ज हुई। इसकी इमेज कुछ यहाँ पर बनेगी, ये तो एक्सेप्ट करते हो, ये तो एक्सेप्ट करते हो ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो हमने कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है, और लाइट इधर से आ रही है, इधर से आ रही लाइट, अब ये रिफ्लेक्ट तो करके यहाँ पर तो कन्वर्ज करेगी ना। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, अगर ये मिरर नहीं रहता, या ये लाइट रे एक्चुअली यहाँ पर मीट करती, ठीक है, और हमें रियल इमेज मिलती, ठीक है, अगर ये मिरर नहीं रहता था, तो अगर इस इनके मीट करने से पहले ही अगर हम मिरर को रख देते हैं, तो इस मिरर के लिए हम बोलते हैं कि क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट रे आई पर मीट कर रही है, तो मिरर के लिए आई पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, ठीक। इंसिडेंट लाइट रे के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एक्चुअली नहीं मीट कर रहा है, इसलिए हम इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। आई अगर लाइट रे ऐसे आ रही है, ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूँ, अगर इस तरह से लाइट रे आ रही है, मिरर पर फॉल हो रही है, तो आई वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अब तुम सोचोगे ऐसा ऑब्जेक्ट हम रखें, तो वो तुम रियल ऑब्जेक्ट सोच रहे हो। रियल ऑब्जेक्ट को हम फिजिकली ला करके रख सकते हैं, उसकी इमेज देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट हम खुद से यहाँ पर ला करके प्लेस नहीं करना होता है, ये इंटरमीडिएट इमेज ही होगी जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह इस मिरर के लिए ट्रीट हो रही है, ठीक है। क्या यहाँ पर ये, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्चुअली फॉर्म होगा, इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये लाइट रेज मीट ही नहीं कर रही है, तो इनको, इस ऑब्जेक्ट को हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्चुअली लाइट रे मीट करती, ठीक, तभी हम देख पाते, ठीक है। मैं मतलब ये ऑब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ। इस केस में हमारा जो ये वाला जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मली कैसे देखते हैं? मान लो ये हमारे पास कोई रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे लाइट रेज जा करके ना किसी भी मिरर पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल होती है, ठीक है, ठीक है। हम इसको साइड से देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और इससे लाइट रे निकल करके मिरर पे जा रही है, ठीक है। इसके सामने यहाँ पर आकर के, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर नहीं है ये ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो, अब ये लाइट रेज एक्चुअली ना, ये जो इंसिडेंट लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट लाइट रेज जिस पॉइंट पर मीट होती अपीयर होंगी, उसका नाम हमने रखा है, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? मान लो ये रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज करती है, ये इमेज हो गई है। अब इससे जो लाइट आगे जाएगी ना, ठीक है, तो इनको हम देख सकते हैं, ठीक है, और इनको इंटरसेप्ट करके हमें जहां से ये लाइट एक्चुअली आ रही होंगी ना, ठीक है, जिस सोर्स से, वही सोर्स एक्चुअली यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। मिरर के लिए हमें, सॉरी, इस मिरर के लिए हमें ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ये वाला पॉइंट इमेज कहलाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, चलो,
ठीक है, कल की क्लास में तुम लोग और ज्यादा, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हारा वार्म अप कर रहा हूँ, तुम लोग कम से कम ये सब जो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने वाले जो क्वेश्चंस है उनको अप्लाई करके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो थोड़ी देर में तुम लोग। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ठीक है, क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऐसे ही डायरेक्टली बता पाओगे कि इमेज कहाँ पर है। तो ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। कल की क्लास का टारगेट है हमारा, कुछ क्वेश्चंस लेंगे मिरर से, और कल की क्लास में हम, ठीक है, अलग अलग पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज कहाँ पर बनती है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और इस मिरर्स के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। सर हाँ सर जब हमने मिरर फार्मूला डिराइव किया था ना, हाँ, उसमें हमने पहले ही साइन लिए थे ना। एक मिनट, मैं पहले मिरर फार्मूला यहाँ पे ले आता हूँ। साइन मैंने उसमें लिया नहीं, लास्ट में लिया है साइन। ये मिरर फार्मूला यहाँ पे आया। सर हमने साइन इसमें पहले ही दी ना, नेगेटिव। देखो, ठीक है, ये रिलेशनशिप, ठीक, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के लिए आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ सर। अब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट और इमेज का कोऑर्डिनेट रिलेट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, डिस्टेंस के टर्म्स में वो लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो, क्योंकि माइनस ओपी है, यहाँ पर यू जो है ना वो माइनस ओपी के इक्वल है। कि ओपी का मतलब ये वाली लेंथ, मैं इसी पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ओपी डिस्टेंस है उसको हम माइनस यू नहीं लिख सकते हैं क्या? ये ओपी जो होगा वो माइनस यू के इक्वल यू तो होगा। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ नेगेटिव में होगी। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस हमें लिखनी है तो वो माइनस यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डिस्टेंस वाली जो रिलेशनशिप है उसको कन्वर्ट कर लिया। साइन पुट नहीं किया है, साइन थोड़ी पुट किया है, मैंने डिस्टेंस की वैल्यू निकाली है, क्योंकि हमें जो रिजल्ट आया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करके वो डिस्टेंस के टर्म्स में आया है। तो डिस्टेंस हमने निकाली है कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, ठीक है, ताकि हम कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर पाए, और कोऑर्डिनेट्स रिलेट हो गए। अब मैंने बोला कि ये रिलेशनशिप कोऑर्डिनेट का तो एक स्पेशल केस के लिए निकाला है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा मिरर होता और ऑब्जेक्ट को कहीं और रखते कि डिस्टेंस की रिलेशनशिप भी अलग आती, लेकिन कोऑर्डिनेट की रिलेशनशिप हम एक्चुअली हर अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग मिरर के लिए ड्राइव करके देखते हैं, वो सेम आती है। ठीक है, तो किसी भी मिरर के लिए, किसी भी केस के लिए ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट के इमेज के कोऑर्डिनेट का ये रिलेशनशिप होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस में, इसमें कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। ठीक है वह सर हाँ सर, मुझे लगा था हम 2 बार फिर साइन पुट करते इसलिए। नहीं, यहाँ पे जो रिलेशनशिप आया है डिस्टेंस का आ गया। अब रिलेशनशिप को, यही रिलेशन, ये एक्चुअल रिलेशनशिप है, यही हमें अप्लाई करना है, लेकिन हम कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिलेशनशिप लिखना चाहते हैं, तो इस डिस्टेंस को कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे ही करेंगे। ये कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप नहीं है कि उसमें कोऑर्डिनेट हम पुट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलो।